तो गाइस पार्ट 36 के लास्ट में हमने देखा था कि सांजी फ्लाइंग फिश राइडर्स को कॉल कर देता है। अरे यार वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। और तभी यहाँ पर आवाज आती है, मास्टर जी ये मैं हूँ हैंडसम, मेरा मतलब है डुवल। तो तुम यहाँ पर आ ही गए। हाँ डुवल, एक मरमेड को किडनैप कर लिया गया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हमें बुलाने के लिए आपका शुक्रिया सर, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अभी एक शहर में गया था जहाँ पर बहुत सारी कुड़ियाँ थी और हम थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। बॉस वो देखिए सामने कुड़ियाँ, यहाँ पर 2 लड़कियाँ जा रही होती हैं और डुवाल इन्हें छेड़ने लगता है। मैं हैंडसम हूँ, क्या कहती हो, एक लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहोगी मेरी मोटो बालों पर। हाँ ये देखकर ये लड़कियाँ इसका मजाक उड़ाकर यहाँ से चली जाती हैं और प्रेजेंट में डुवल को रियलाइज हो जाता है कि उतना ज्यादा भी हैंडसम या फेमस नहीं है जितना इसने सोचा था। और सांजी से कहता है कि तुम अपनी शक्ल को ठीक कर सकते हो पर तुम्हारी हरकतें अंदर से वैसी की वैसी ही हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, अच्छा तो हमें उस जल परी की हेल्प करनी है। हाँ तुमने सही कहा जी सांजी सर, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। आप सभी लोग इन फिशेस पर बैठ जाइए। ठीक है, तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे। मास्टर जी जो इस धंधे में काम करते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैं ऐसे कई ग्रुप्स को जानता हूँ जिनका इस किडनैपिंग में हाथ हो सकता है। पहले हम लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को इकट्ठा करेंगे जो कि इस वक्त साबाओटी आर्क में बिखरे हुए हैं, और साथ ही हम इसके बारे में भी पता लगाएंगे कि किसने कैमी को किडनैप किया है। तो चलो मेरे यार आगे चलते हैं। और ये सभी लोग कामी की हेल्प करने के लिए हवा में उड़ जाते हैं। कामी तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। डुवाल जल्दी चलो। मास्टर जी ये पहले से ही अपनी मैक्सिमम स्पीड पे है। क्या ये मैक्स स्पीड है। और यहाँ पर हम अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, यानी कि साबाओटी पार्क में, जहाँ पर चॉपर बहुत टेंशन में होता है। काश ये सब कुछ सही रहे। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब चॉपर सांजी से बात कर रहा होता है और सांजी चॉपर से कहता है कि कुछ भी हो जाए कहीं पर जाना मत, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लूफी सांजी ने कहा है कि कहीं पर मत जाना। लेकिन चॉपर की बात सुनने से पहले ही वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं कैमी को बचाने के लिए। और प्रेजेंट में चॉपर सोचता है कि ऐसे मौके पर स्प्लिट अप होना खतरनाक हो सकता है। ओए ब्रुक। हाँ तुमने मुझे बुलाया क्या चॉपर। हाँ इस ब्रुक को कोई चिंता नहीं है और ये बंदा चाय पी रहा होता है। अरे इतना शांत कैसे तू। कैमी किडनैप हो चुकी है, उसे बेच दिया जाएगा, वही गुलाम बन जाएगी, तुझे कोई चिंता नहीं। हाँ चॉपर सांजी ने तुम्हें बता दिया है ना कि हमें क्या करना है। अभी हम लोग वेट करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे परेशान रहने से दुविधा को सुविधा में तब्दील नहीं किया जा सकता है, तो क्यों ना हम अपने इस कीमती समय को शांति से गुजारे। हाँ अच्छा मैं समझा, तुम तो कमाल के हो ब्रुक। और यहाँ पर सभी लोग फ्लाइंग फिश के ऊपर राइड करके यहाँ पर आ जाते हैं। वो रहे वो चॉपर और ब्रुक। उस नीचे आता है। ब्रुक चॉपर कैसे हो। पर देखते हैं कि ये चॉपर और ब्रुक मजे कर रहे होते हैं। साला तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ये क्या है। उस तुम आ गए हाँ हमें लेने के लिए। लूफी और बाकी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं पहले ही, लेकिन हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हैं। उस इन दोनों के एक थप्पड़ मार देता है। तो चलो अब मिशन कैमी पर चलते हैं उसे बचाने के लिए। हाँ चलो अपनी पूरी ताकत के साथ, मैं पूरा हड्डियों का जोर लगा दूंगा। और ये सभी लोग कैमी को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और रोजी लाइफ राइडर्स स्प्लिट हो जाते हैं। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। हाँ इतना काफी होगा। और यहाँ पर डुवल बहुत स्लो आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से सांजी को गुस्सा आ जाता है। साले इसका कुछ कर ले, ये भैंसा कितना स्लो है। हाँ तुमने सही कहा सांजी, शायद से मुझे भी उन फ्लाइंग फिश राइडर्स के साथ ही रहना चाहिए था। एक सेकंड, क्या अभी आपने मुझे हैंडसम कहा। हाँ साले मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पागल वागल है क्या। तुम उस गैंग के बॉस हो ना, तो तुम सबसे तेज की नहीं हो। आप कहना क्या चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं तेज हूँ, मैं अपनी टीम का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। और यहाँ पर हम जोरो को देखते हैं जो कि उसी बंदे को जिसे गोली लगी थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके आ चुका है। लगता है मुझे शिप में वापस चलना चाहिए। तो वो था ग्रूव नंबर 1। हाँ ठीक है। और यहाँ पर हम एक ह्यूमन शॉप को देखते हैं जहाँ पर इंसानों को खरीदा जाता है। यहाँ पर लूफी होता है। सर जी किसी ने हमारी एक मरमेड को पकड़ लिया है। कि यहाँ पर कोई किसी मरमेड को बेचने आया था। मुझे नहीं पता, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने आप को इस मसले से दूर ही रखो। साले आखिरी बार पूछ रहा हूँ तेरे से, कोई यहाँ पर मरमेड बेचने आया था या नहीं, बताता कि नहीं। नहीं मैं श्योर हूँ यहाँ पर कोई नहीं आया। लूफी बाहर आ जाता है और सड़क के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, कैमी तुम कहाँ पर हो। और पेपेक रोना शुरू कर देता है। अरे ओ इतना मत रो ठीक है ना पेपेक। और पेपेक कहता है कि ये सब इसी की गलती है। वो अम्यूजमेंट पार्क बेस्ट जगह थी उन किडनैपर्स के लिए और कैमी को पकड़ने के लिए। मुझे पता था कि वो मरमेड्स को नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि वो कैमी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात हो। मैंने उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने दिया। और लूफी को याद आता है कि कैसे अम्यूजमेंट पार्क के समय पर कैमी खुशी से रो रही थी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन कैमी अम्यूजमेंट पार्क में जाकर बहुत ज्यादा खुश थी। पेपेक ये एक अच्छा आइडिया था। और यहाँ पर हम नामी और रॉबिन को देखते हैं और फ्रैंकी इनके पास आ जाता है। तुम दोनों जल्दी से फ्लाइंग फिश के ऊपर आ जाओ, कैमी किडनैप हो चुकी है। और यहाँ पर लूफी पेपेक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग कैमी को बचा कर ही रहेंगे। और तभी फ्लाइंग फिश राइडर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और लूफी और पेपेक भी ऊपर चढ़ जाते हैं इन फिशेस के ऊपर और कैमी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम ग्रुप 1 में देखते हैं जहाँ पर ह्यूमन ऑक्शन हाउस होता है, जहाँ पर इंसानों की नीलामी की जाती है। और यहाँ पर इन गुंडों का बॉस यहाँ पर बैठा होता है। सर जी क्या सबमिशन का टाइम है अभी तक। आज की मेन आइटम एक बहुत बड़ा राक्षस है, इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे जब तक तुम कोई स्पेशल आइटम नहीं लेकर आते हैं। आप खुद देख लीजिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो एक मरमेड है, ये तुम्हें कैसे मिली। इस पर तो पैसों की नदियाँ बहेंगी। और ये बंदा कैमी को यहाँ पर बेच कर चला जाता है। ठीक है बाद में आ जाना अपने पैसे लेने के लिए। थोड़ी देर बाद सेलेस्टियल ड्रैगन्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और एक स्लेव इनका स्वागत करता है। सर जी आपका स्वागत है, प्लीज अंदर जाइए, आपके लिए वीआईपी सीट्स तैयार हैं। ये दोनों सेलेस्टियल ड्रैगन्स अंदर चले जाते हैं और सेंट शालरिया कहती है, कार्लोस भैया बहुत ज्यादा ही समय लगा रहे हैं। ऐसा ही होता है एक थके हुए इंसान की सवारी करने पर। अगर तुम्हें सवारी करनी ही है तो किसी फिशरमैन की करो, उनमें इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस ऑक्शन वाली जगह पर लूस्टास किड भी यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि उन्हीं खतरनाक पायरेट्स में से एक है। बॉस जी वो देखिए ट्रैफिकर लॉ, ये बंदा नॉर्थ ब्लू से है और इसके ऊपर 200 मिलियन की बाउंटी है। मैंने इसके बारे में बहुत खतरनाक अफवाहें सुनी है। और यहाँ पर 3 आदमी कैमी को पिंजरे के अंदर लेकर जाने लगते हैं और इनमें से एक बंदा वही ब्लास्ट होने वाला पट्टा लेकर आता है जो कि डेविल डियास के गले में था और इसे जबरदस्ती उस पट्टे को पहनाने की कोशिश करने लगते हैं। नहीं मुझे छोड़ दो अजीन। और तभी इस ऑक्शन का मालिक
मालिक यहाँ पर आ जाता है। तो क्या ये वही मरमेड है? हाँ, कितनी खूबसूरत है, इसका तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और जैसे ही कैमी इसे जीप चढ़ाती है, ये बंदा इस पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम नहीं बचोगी। अगर हाचिन को पता चला तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। ओए, मुझे वो पट्टा पकड़ा, इसकी गर्दन के अंदर मैं इसे खुद डालूंगा। और ये बंदा कैमी के गले में पट्टे को डालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब ये बंदा बेहोश हो जाता है अचानक से ही। ओए बुड्ढे अंकल, ज्यादा शरीफ मत बन। वो हाँ की एनर्जी अभी तुमने ही छोड़ी थी ना। आखिर हो कौन तुम? मैं बस एक आम बुड्ढा हूँ जो कि शिप्स की कोटिंग करता है। और गाइस, ये बंदा है रॉजर पायरेट्स का एक फॉर्मर वाइस कैप्टन, सिल्वर रेले, पायरेट किंग, गोल्डी रॉजर का सेनापति। अब इसके बाद इस ऑक्शन हाउस में नीलामी का समय हो चुका है। तो वही लम्हा जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो आ चुका है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रुप 1 की मंथली ऑक्शन अब शुरू होती है। आज हम फिर से आप सभी के लिए टॉप क्लास के गुलाम लेकर आए हैं और एक सुपर स्पेशल आइटम भी है जो कि सिर्फ शोकेस के लिए है आज। तो क्या खरीदने का सोचा है आप सभी ने? तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस ऑक्शन को शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 1, ट्रोआ इन वेस्ट ब्लू, एक म्यूजिशियन पायरेट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ाइए, ये बंदा आपका मन पसंद का नाम बजा सकता है। इसे झाड़ू पकड़ाइए, ये पूरे घर की धूल को साफ कर देगा। और हाँ, दारू बनाएगा, ठेके से भी कमाल की। 25 साल का एक जवान लौंडा, नाम है जिसका बारेन। तो इस ऑक्शन की शुरुआत होगी 4,80,000 बैरिस से। तो चलिए बताइए किसे चाहिए ये? और तभी बोली लगनी शुरू हो जाती है, 4,80,000। तो कोई और है क्या? 5,20,000। तो ठीक है, मेरे पास हाईएस्ट बिड आई है 5,20,000 की। जल्दी 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 बताइए और कौन करेगा? एक गाना बजाता है, झाड़ू पोछा लगाता है और एक पायरेट के तौर पर आपकी रक्षा भी करेगा। तो कोई और है क्या? बताइए मुझे। 6 लाख। नंबर 7 का है 6 लाख और ये सोल्ड। दरअसल इस बंदे ने अपने ही आदमियों को यहाँ पर बिठाया होता है ताकि बोली को बढ़ाया जा सके। टैलेंट तो मेरे में बहुत है। मिस्टर डिस्को, द वॉकिंग सुपर बाजार। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर हम सांजी और डुवल को देखते हैं। सांजी एक लिस्ट पढ़ता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के इंसान का ऑक्शन का रेट लिखा हुआ है। हमें पता चलता है कि मरमेड्स का बेसिक रेट है 70 मिलियन बैरीज, यानी कि 7 करोड़ बैरीज। तो क्या आपको समझ में आया मरमेड्स का रेट इतना ज्यादा हाई क्यों है? ज्यादातर मरमेड्स को सिर्फ सजावट के लिए खरीदा जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अपना मुंह बंद रख और इसे जल्दी ढूंढ। सर जी, ये है फिश नंबर 20। मैंने यहाँ के सारे किडनैपिंग एरिया चेक कर लिए हैं। इस एरिया में मरमेड की किडनैप होने की कोई भी खबर नहीं है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है और यहाँ पर भी। और तभी हम उस सबको देखते हैं जो कि किसी ग्रुप के लीडर से बात कर रहा है। चला जाए यहाँ से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं ऑक्शन में एक जाइंट को लेकर गया। वो सो रहा था जब हमने उसे पकड़ा और इसलिए काफी आसानी से पकड़ा भी गया था। उसे वहाँ तक ले जाने में मेरी जान निकल गई। किसी आम दिन के मुकाबले उसका सबसे ज्यादा दाम मिलता। लेकिन तभी ऑक्शन के ठीक शुरू होने से पहले कोई वहाँ पर एक मरमेड लेकर आ गया और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तो मैं इस दारू को क्यों ना पीऊं? हाँ, एक सेकंड, कौन था वो? किसने उसे बेचा? उस मरमेड को कौन लेकर आया था? ये है फिश नंबर 5। सुनो रोजी लाइफ राइडर्स, वो पीटरमैन था जिसने कैमी को किडनैप किया है और उसने उसे ऑक्शन के लिए ग्रुप नंबर 1 में छोड़ा है। अब हमें सीधा ऑक्शन हाउस में पहुंचना होगा। और यहाँ पर ऑक्शन हाउस में बोली चल रही है। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 6, 10 मेल ह्यूमन लेबरर्स। और डुवल अपने सभी साथियों से कहता है, अटेंशन ऑल यूनिट्स, आज के ऑक्शन के शेड्यूल को चेक करो। और बताते हैं कि ऑक्शन 30 मिनट पहले ही शुरू हो चुकी है। क्या वहाँ पर पहुँच भी पाएंगे क्या? फिक्र मत कीजिए, मरमेड्स को हमेशा स्पेशल आइटम्स के तौर पर रखा जाता है। तो अभी भी समय है, उसकी एंट्री सबसे आखिरी में होगी, इसलिए हम समय पर पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, सबसे छोटे रास्ते से चलो। शांत हो जाइए मास्टर सांजी, मैं इस टीम का बॉस हूँ, समझे? बताइए क्या अभी तक मैंने एक भी बार अपना रास्ता चेंज किया? नहीं ना? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं शुरू से ही ग्रुप 1 के ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहा था। वो देखिए सामने आ गया, वही है ग्रुप 1 का ऑक्शन हाउस। यहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। इस टीम का लीडर मैं ऐसे ही नहीं बन गया। लेकिन तभी सामने देखते हैं कि यहाँ पर चॉपर, फ्लाइंग फिश इनसे पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखकर यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। साले तो फिर भी पहले नहीं पहुंच पाया, गधे कहीं के। और तभी नामी, फ्रैंकी और हाचिन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग उसी बंदे से बात करते हैं जिसने कैमी को खरीदा था। कैमी को छोड़ दे, ये धंधा लीगल नहीं है, समझाना। तुम्हारे जैसा एक पायरेट जिसके खुद के सर के ऊपर इतनी सारी बाउंटी है, हाँ, वो मुझे कहता है कि मेरा बिजनेस इलीगल है। हाँ, यकीन नहीं होता, सरकार ऐसी चीजों को अलाउ कर सकती है। तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। फ्रैंकी इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हाचिन इसे रोक देता है। अंदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी हैं और अगर कैमी भी अंदर है तो अब तक उसके गले में वो फटने वाला कॉलर डल चुका होगा। चलो अब सभी लोग निकलो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। और नामी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। सभी लोग शांत हो जाओ, अगर हम लोग धक्का मुक्की नहीं कर सकते तो हम कैमी को रूल्स के मुताबिक वापस लेंगे। और यहाँ पर ऑक्शन हाउस के अंदर तो अगली है एंट्री नंबर 14, झाड़ू लगाएगा सारे घर का और आपके साथ गेम्स भी खेलेगी, कार्ड से लेके चेस तक, गुड बेटर से लेके बेस्ट तक। और हाँ, ये टाइम पास के लिए भी अच्छी है। तो ऑक्शन की शुरुआत होती है 6 लाख बैरीज से। तभी बोली लगनी शुरू हो जाती है। 7 लाख बैरीज, 9 लाख बैरीज, 12,50,000 बैरीज। और ऐसे करते करते ऑक्शन पहुंच जाती है 30 लाख पे। सोल्ड। तो ये बेची जाती है नंबर 51 के लिए, वो भी 30 लाख बैरीज में। ये देखकर पेपिक और हाचिन बुरी तरह से डर जाते हैं कि क्या कैमी को भी ऐसे ही बेचा जाएगा। और तभी नामी कहती है, तुम चिंता मत करो, हम उसे वापस ले लेंगे, तुम सब बस देखते जाओ। नामी, पर हम ये कैसे करेंगे? इस वक्त हमारी शिप में बहुत सारा खजाना पड़ा है जो कम से कम 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ तो होगा ही। मुझे इसकी परवाह नहीं, हम कैमी को वापस से खरीद लेंगे। क्या तुम सभी को इससे कोई दिक्कत है? ये सुनकर हाचिन और पेपिक रोना शुरू कर देते हैं कि ये लोग कैमी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तब इसके बाद एक और आइटम आ चुकी है, एंट्री नंबर 15। ये है स्वर्ग से उतरी हुई एक खूबसूरत स्लेव। इस लड़की का नाम है पाशिया और ये 20 साल की एक डांसर है। बोली लगनी शुरू होती है और देखते ही देखते 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है बोली। तो प्राइस पहुंच चुका है 7.2 मिलियन बैरीज। और यहाँ पर सेंट कार्लोस भी आ जाता है। खुशी हुई देखकर, ये शो अभी भी चल रहा है। सर जी, मैंने अभी एंट्री
एंट्री नंबर 15 सुना, जिसका मतलब है ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये ले, जब तक हम यहाँ पर हैं इसे भी बेच दो, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। नामी और सांजी भी इस बंदे को देखते हैं तो एक और सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पर पहुंच गया। हाँ, इन्हें चोट पहुंचाई और नेवी एडमिरल भागा चलाएगा इन्हें बचाने के लिए। हाँ, अब जैसे ही सेंट कार्लोस आगे बढ़ता है तो कोई भी इसे देखने की हिम्मत भी नहीं करता है। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो चलिए अब इस शो को आगे बढ़ाते हैं। एंट्री नंबर 16, ये कोई आम बंदा नहीं है, एक पायरेट शिप का कैप्टन है। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका 17 मिलियन बेरीज और नाम है इसका लकूबा। बनाइए इसे घोड़ा या मजदूर, ये बंदा आपको कुछ नहीं कहेगा। चाहे इसे एक पंचिंग बैग की तरह यूज कर सकते हैं और आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये सुनते ही ये पायरेट नीचे गिर जाता है। इसके मुंह से खून निकल रहा होता है और तभी बेहोश हो जाता है। ए, वो बेहोश हो गया, मैंने अभी खून को टपकते हुए देखा। अरे ओ जल्दी पर्दा लगा। और ये लोग पर्दा लगा देते हैं। नामी ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसने अपनी जुबान काट ली। उसने फैसला किया कि वो यहीं पर मरना पसंद करेगा बजाय किसी का पालतू गुलाम बनकर जीने के बजाय। पर यार कैमी कहाँ पर है? कैमी बहुत ज्यादा डर रखी होगी, हमें उसे बचाना होगा। हम उसे बचाएंगे, चिंता मत करो चॉपर। और यहाँ पर पर्दे के पीछे हम कैमी को देखते हैं। तो अगली आइटम ये मरमेड है। हाँ, स्टेज सेट हो चुका है। इस मरमेड को देखकर लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बाहर लेकर आओ इस मरमेड को जल्दी से। और यहाँ पर हम ग्रूव 13 को देखते हैं जहाँ पर जोरो गुजर रहा है और पीछे से लूफी आता है चिल्लाते हुए, ओए जोरो इधर क्या कर रहा है, जल्दी कर, हमें ग्रूव नंबर 1 पे जाना है, जल्दी आओ। और लूफी जोरो को दूर से ही खींच लेता है जिसकी वजह से जोरो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि लूफी ने इसके कहीं और से इसे पकड़ लिया था। मैं किसी दिन तुझे 2 हिस्सों में काट दूंगा। सॉरी यार जोरो, यार माफ कर दे, चलो जल्दी चलो। ये अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि नंबर 16 पायरेट लकूबा बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग की वजह से ये बंदा कोलैप्स हो गया। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अगली आइटम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आने दो उसे। और पूरे बैंड बाजा बारात और स्मोक के साथ एंट्री होती है कैमी की। तो दिल थाम कर बैठिए, ये काफी खास और काफी अनोखा है। टन-टन-टन, वही लम्हा जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। ध्यान से देखिए इसे। और कैमी को देखकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सीधा पहुंची है फिशमैन आइलैंड से हमारे लिए मरमेड कैमी। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ऐसे तो मैं ही लूंगा। कैमी की नजर हाचिन और इन बाकी सभी पर जाती है। हाचिन, तुम मुझे यहाँ पर बचाने आ ही गए। हाँ ठीक है, हम इसे खरीदेंगे, हमारे पास 200 मिलियन पेरिस है। और कैमी को देखकर सेंट कार्लोस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अरे ये तो एक मरमेड है, इनके पास एक मरमेड भी है। हाँ, लगता है काफी जोश भर चुका है जनता में। हाँ, तो चलिए कहाँ से शुरू करें? ठीक है, पहले मैं करती हूँ। तो चलिए ऐसे शुरू करते हैं। तो ऑक्शन की शुरुआत होती है। और तभी सेंट कार्लोस कहता है 500 मिलियन पेरिस, मैं इसे 500 मिलियन पेरिस में खरीदना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। ये सुनकर स्टॉहेड पायरेट्स बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सभी लोग अपना हौसला खो देते हैं। किसी के भी पास इतने पैसे नहीं होते। ये नहीं हो सकता, हमें तो कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला। और बाहर ये जो कुछ भी हो रहा है कैमी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और पेबेक बहुत उदास हो जाता है। तो क्या कैमी को इस मोटे को बेच दिया जाएगा और हम यहाँ पर बिना कुछ करे यहाँ पर बस खड़े रहेंगे? और एंकर कहता है हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही खामोशी छा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा है जो कि 500 मिलियन से ज्यादा देना चाहता है? 500 मिलियन 1, 500 मिलियन 2। नामी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? सांजी और तुम तो बोलो। नामी, हम ये नहीं होने दे सकते, हम कैमी को ऐसे ले जाने नहीं दे सकते। ये सही नहीं है। सोचा नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। हम पीछे हट गए क्योंकि हमें लगा कि हम पैसे के जोर पर जीत सकेंगे, लेकिन हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं चॉपर। तो ठीक है, नहीं लगता कि किसी में इतना दम है कि 500 मिलियन से ज्यादा दे पाएगा। तो मुझे इस बीडिंग को यहीं पर खत्म करना होगा। 500 मिलियन 1, 500 मिलियन 2। तो आज की स्पेशल आइटम मरमेड कैमी बेची जाती है वर्ल्ड नोबल सेंट कार्लोस को, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग 500 मिलियन पेरिस में। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तभी ऑक्शन हाउस में एंट्री हो जाती है लूफी, जोरो और फ्लाइंग फिश राइडर्स की। अरे यार, तेरी दिक्कत क्या है? सही से लैंड तक नहीं कर सकता तू? क्या ये क्या मुझे क्या डांट रहे हो? हाँ, तुमने ही तेज चलाने को कहा था ना। ये कहाँ है हम? और तभी लूफी की नजर कैमी पर पड़ती है। कैमी! लूफी भागकर कैमी के पास जाने लगता है और तभी लूफी को रोकने के लिए हाचिन इससे पकड़ लेता है क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके गले में वो पट्टा बंधा हुआ है, हम उसे ऐसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। और हाँ, यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी हैं, रुक जाओ। और हाचिन के 6 हाथों को देखकर सभी को पता चल जाता है कि ये बंदा एक फिशमैन है। ये क्या, एक फिशमैन? ये यहाँ क्या कर रहा है? और नामी बताती है कि यहाँ के लोग फिशमैन्स को नीच समझते हैं, इसलिए अब हाचिन की जान खतरे में है। और तभी कार्लोस हाचिन पर गोली चला देता है। मैंने उसे शूट कर दिया, मैंने एक फिशमैन की जान ले ली। देखो पप्पा जी, इसे मैंने मारा है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हाचिन घायल होने के बावजूद भी लूफी का हाथ पकड़ लेता है। रुक जाओ लूफी, प्लीज गुस्सा मत करो, ये मेरी वजह से ही हुआ है। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम सेलेस्टियल ड्रैगन से पंगा नहीं लोगे। हाँ, चाहे तुम्हारी आंखों के सामने किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, है ना? मैं भी एक टाइम पर पायरेट हुआ करता था, शायद ही मेरे गुनाहों की सजा है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने फिर से हमेशा की तरह सब कुछ खराब कर दिया। मैंने आज तक सिर्फ मुश्किलें ही खड़ी की है, मुझे माफ कर देना मेरे यार। कार्लोस को गुस्सा आ जाता है कि इसकी गोली लगने के बाद भी ये बंदा जिंदा है और एक और बार हाचिन को फिर से गोली मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लूफी अपने हाथ से हाचिन को कवर कर लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें इसी के साथ मार दूंगा। लूफी कार्लोस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रुक जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कार्लोस गोली चला देता है लूफी के ऊपर, पर लूफी इसे डॉज कर लेता है। दूसरी गोली चलाता है और लूफी फिर से इसे डॉज कर लेता है। और तभी लूफी आगे बढ़ता है और कार्लोस के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है। कार्लोस बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर शालरिया और रोजवर्ड हैरान हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों यार, इस मोटे को मारने का मतलब है कि अब नेवी एडमिरल अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ जाएगा, भागा चलाएगा हम पर हमला करने के लिए। सॉरी। अरे यार, मैंने उसे 2 हिस्सों में काटने का अपना मौका खो दिया क्योंकि तुमने उसे पहले हरा दिया लूफी। हाचिन इन्हें सावधान करता है कि तुम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लूफी ऐसा ही है,
बचपन से ही। कार्लोस को इस हालत में देखकर इसकी बहन शालरिया चिल्लाती है, कार्लोस भैया, आप पर तो कभी पापा ने भी हाथ नहीं उठाया और इन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी। इसका पापा यानी कि रोजवर्ड लूफी से कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसके बेटे पर हाथ उठाने की, और रोजवर्ड को गुस्से में देखकर सभी आम लोगों की फट जाती है और यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। रोजवर्ड अपनी बंदूक निकाल लेता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तमीज किसे कहते हैं, क्या अंजाम होता है जब कोई हमसे पंगा लेता है तो। पर तभी सांजी इसे एक किक मार देता है। जाओ फ्रैंकी, कैमी को फ्री करो। और इन सभी लोगों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तुमने हमारी बेइज्जती करने की हर एक हद को पार कर दिया है। नेवी एडमिरल और उसकी सेना को अभी इसी वक्त बुलाओ, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का बॉस कौन है। और यहाँ पर हम उस सब की फ्लाइंग फिश को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नामी, चॉपर, फ्रैंकी, जोरो, लूफी और सांजी पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ रॉबिन, ब्रूक और मैं ही बचे हैं। हाँ, अरे यार हम लोग लेट हो गए। और यहाँ पर हम उस भीड़ को देखते हैं जो कि उस ऑक्शन हाउस से बाहर जा रही है। और तभी फाइट के बीच में कैमी का टैंकर टूट जाता है जिसके अंदर वो कैद थी। और लूसियस किड कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इसकी बात ही अलग है। रॉबिन, ब्रूक और उस सब भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। देरी के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। ऐ सिपाहियों, इस मरमेड को किसी भी हालत में बचाना होगा। 500 मिलियन, इसे 500 मिलियन में बेचा गया है। और उस सब भी एंट्री कर देता है। अब डरने की कोई बात नहीं है, महाराजा उस सब यहाँ पर आ चुके हैं। हीरो की एंट्री हमेशा लास्ट में ही होती है। और तभी फ्लाइंग फिश राइडर इसे पीछे से धक्का दे देता है और उस सब नीचे गिर जाता है। उस सब को लगता है कि अब ये क्या काम से इतनी ऊपर से गिरने की वजह से शायद इसकी एक हड्डी वगैरह टूट जाएगी, लेकिन सीधा राजा के ऊपर जाकर गिरता है। अरे ये क्या, मैं तो सही सलामत हूँ, मुझे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी। अरे ओ शिट, सॉरी अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस सब अभी रोजवर्ड के ऊपर जाकर गिरा था। उस सब लूफी से मिलता है। उस सब, जल्दी हमें कैमी को बचाना होगा, उसके गले का पट्टा हटाओ और हम जल्दी से यहाँ से भाग जाएंगे। लूफी, हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि नेवी एडमिरल अपनी सेना के साथ यहाँ पर पहुँच जाए। और तभी ट्रैफलगर लॉ बोलता है कि नेवी यहाँ पर पहले से ही आ चुकी है। उन्होंने इस जगह को ऑक्शन के शुरू होने से पहले ही घेर लिया था। और बाहर हम देखते हैं कि नेवी ऑलरेडी इस ऑक्शन हाउस को घेर चुकी है। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि कोई सेलेस्टियल ड्रैगन पर हाथ जरूर उठाएगा। और तभी शालरिया कैमी के ऊपर बंदूक तान देती है। तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली, ये सब तेरी ही वजह से हुआ, मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगी। और एंकर शालरिया को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि कैमी के अभी भी 500 मिलियन इसे नहीं मिले हैं। चुप हो जाओ आम इंसान। और शालरिया इसे गोली मार देती है। तो ठीक है मरमेड, अब इस किस्से को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन इससे पहले कि शालरिया गोली चला पाती, ये अचानक से ही बेहोश हो जाती है। और तभी एंट्री होती है द किंग ऑफ डार्क मैजिक्स की, सिल्वर रेले की। यहाँ पर काफी तबाही मची हुई है, लगता है ऑक्शन खत्म हो गया। मैं तो यहाँ पर पैसे लूटने की उम्मीद में आया था, जो भी मुझे खरीदता, लेकिन शायद मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तो ठीक है, अब मैं आजाद हो चुका हूँ, तो सबसे पहले मुझे दारू चाहिए। लूसियस किड और ट्रैफलगर लॉ इसकी बातें सुन रहे होते हैं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन एक बूढ़े आदमी को अपना एक गुलाम कभी नहीं बना सकता। क्या? लगता है कि सबका ध्यान मेरी तरफ ही है। हाँ? और रेले और उस जायंट को देखकर दो सिपाही कहते हैं, ये क्या, इन्हें तो आज बेचने के लिए रखा था ना, ये जेल से बाहर कैसे आ गए? अरे ये क्या, इनके पट्टे कहाँ गए? क्या तुम्हारा मतलब है रेले? हाँ, वही कोटिंग करने वाला। अरे ये तो तुम ही हो हाचिन। तुम्हें फिर से यहाँ पर देखकर अच्छा लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? और तुम्हारी ये चोट कैसे लगी? हाचिन बताने लगता है, लेकिन इसे बोलने में दिक्कत आ रही होती है। रहने दो, तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। रेले अपने आसपास दिखता है। अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम तो काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो हाची। तो ठीक है। और सिल्वर रेले हाची एनर्जी का यूज करके यहाँ पर जितने भी सैनिक मौजूद होते हैं उन सभी को बेहोश कर देता है। क्या वो? ये नहीं हो सकता। आखिर ये बुढ़ा है कौन? मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। स्ट्रॉ हैट लूफी। हाँ। और बाहर एक शहर में भगदड़ मच चुकी है। बहुत बुरा हुआ, ये शहर नहीं, ये पूरा का पूरा आइलैंड खतरे में है। स्ट्रॉ हैट लूफी ने जानबूझकर एक सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ मार धाड़ की। क्या? और सुना है लूसियस किड और ट्रैफलगर लॉ भी वहाँ पर मौजूद थे। और गाइज, अब से हम इन्हें किड और लॉ नाम से पुकारेंगे। अरे वो बंदर लूफी क्या सोच रहा था? इसका मतलब है नेवी के एडमिरल्स अपनी सेना के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ पर उन 11 फेमस पायरेट्स में से एक यहाँ पे शहर पर से गुजर रहा होता है और अपनी टीम से पूछता है कि क्या इनकी शिप की कोटिंग हो चुकी है। जी सर, वो तो कल ही हो गई थी। तो ठीक है, हम अभी इसी वक्त फिशमैन आइलैंड की तरफ जाएंगे, इससे पहले कि एक एडमिरल यहाँ पर आ जाए। हमें यहाँ से निकलना होगा। और शहर में लोगों की भीड़ लगी पड़ी है यहाँ से निकलने के लिए। और एक और जगह पर कैप्टन हॉकिंस गुजर रहा होता है। हॉकिंस, ये खतरनाक है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। अरे फिक्र मत करो, आज मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखी है। और यहाँ पर हम पवित्र भूमि मैरी जॉयस को देखते हैं। फिर से वही लड़का, हाँ, एक के बाद एक पंगे करता ही जा रहा है। क्या दिक्कत है उसके पूरे खानदान की? शांति पसंद नहीं। सर जी, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि लूफी के साथ लूसियस किड और लॉ और का पूरा क्रू वहाँ पर मौजूद थे। वो तीनों पायरेट्स जिनके सर के ऊपर इनाम है 100 मिलियन से ज्यादा का, वो इन्हीं आइलैंड्स पर मौजूद है सर। हाँ, लेकिन जिसने ये कांड किया वो है मंकी डी लूफी, जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर हमला किया है। और हमने ऑक्शन हाउस के गार्ड्स के साथ कांटेक्ट खो दिया है। तभी किजारू की आवाज आती है, जो कि एक नेवी का एडमिरल है। संगोकू, जैसे भी हालात हो, हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा ना। सेलेस्टियल ड्रैगन्स जिस मसले का शिकार बने हैं, मुझे जाने दो। तुम आराम करो, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और यहाँ पर हम ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर नेवी के सैनिक बंदूक लेकर खड़े हैं ऑक्शन के बाहर। और अंदर किड, लॉ, स्ट्रॉ हैट लूफी
लूफी और पूरा क्रू मौजूद है और सिल्वर रेले कैमी का पट्टा हटाने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारा ये पट्टा निकालने वाला हूँ बच्ची, क्या तुम तैयार हो? रुक जाओ अंकल, पागल मत बनो, वो फट जाएगा। हाँ, पेगी ने सही कहा, हमने उस पट्टे को पहले भी देखा है फटते हुए। हाँ ये बहुत ही बेकार आइडिया है, इसे रहने दो बुड्ढे। रुको, फ्रैंकी चाबी ढूंढ रहा है, हमें तब तक उसका वेट करना चाहिए दोस्तों। प्लीज उसे रोको स्टार्ट। यहाँ पर फ्रैंकी हर जगह चाबी ढूंढने की कोशिश करता है पर इसे कुछ नहीं मिल रहा। तुम बस शांत रहना बच्ची, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पता नहीं उसने पहले कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया, पक्का ये कोई आम बुड्ढा नहीं है। डैम इट, ये फ्रैंकी कर क्या रहा है? कहाँ है वो चाबी? रेले अपना हाथ पट्टे के पास लेकर जाने लगता है और हॉल में वही टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी टेंशन में है कि आगे क्या होने वाला है और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंकी को चाबी मिल जाती है और भागकर आ रहा है। लेकिन तभी एक धमाका हो जाता है और जब फ्रैंकी धुएं से बाहर आता है तो देखता है कि कैमी के गले से पट्टा निकाल दिया गया है। और ये क्या बात हुई? इतनी मुश्किल से मैं इस चाबी को निकाल कर लेकर आया था और आपने। अच्छा तो तुम उसे ढूंढ लाए? हाँ लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब ये लड़की आजाद है। और हम थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब रेले अपने हाथ को कैमी के गले के पास लेकर आता है उस पट्टे को निकालने के लिए, तो एक ही झटके में पता नहीं कैसे ये बंदा उस पट्टे को बाहर निकाल देता है। क्या उसने उस पट्टे को अपने हाथों से ही निकाल दिया? फ्रैंकी बाकी गुलामों के पास जाता है और उन्हें वो सारी चाबियां दे देता है और रेले की तरफ देखकर उसप लूफी से पूछता है, लूफी वो तुम्हें कैसे जानता है? हाँ, और हाचिन बताता है कि जो एनर्जी उसने अभी थोड़ी देर पहले यूज की थी उन सिपाहियों को ढेर करने के लिए उसे हाकी एनर्जी कहा जाता है। और रेले किड और लॉ की तरफ देखकर कहते हैं, माफ करना मुझे, मैंने इन पायरेट्स को तो देखा ही नहीं, तुम सब जरूर काफी ताकतवर होगे जो मेरे उस हमले को सह पाए थे। रेले को देखकर किड कहता है, कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेजेंड से मिलने को मिलेगा। डार्क किंग सिल्वर रेले, हाँ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना महान लेजेंड ऐसी एक जगह पर क्या कर रहा है? इस आइलैंड पर मेरा नाम रे द कोटिंग क्राफ्ट्समैन है, मुझे मेरे असली नाम से मत पुकारो। मैं एक पायरेट था लेकिन अब मैं अपना जीवन शांति से व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। दद्दू आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और किड का एक आदमी कहता है कि बॉस नेवी ने इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है हर तरफ से और बाहर से ही नेवी कमांडर की आवाज आती है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम क्रिमिनल्स रोजवाल्ड फैमिली को अभी इसी वक्त छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नेवी के एडमिरल थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने ही वाले हैं, मेरी तुम सभी को सलाह है तुम सभी इसी वक्त सरेंडर कर दो। ऑक्शन हाउस के अंदर रेले लूफी से कहता है कि अपनी हाकी एनर्जी का इस्तेमाल दोबारा से नहीं करना चाहता, तुम सभी इसे संभालो, मेरा इस आइलैंड पर रहना मुश्किल हो जाएगा अगर इन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और लूस तास्किट कहता है, मुझे लगता है मुझे उनसे टक्कर लेनी होगी। ठीक है मैं उनसे लड़ रहा हूँ तो मैं तुम्हारी भी मदद जरूर करूंगा, मैं बाहर जाकर साफ सफाई कर आता हूँ, तुम इसकी चिंता मत लो। ये सुनकर लूफी और लॉ को गुस्सा आ जाता है और ये भी किड के साथ बाहर आ जाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा था ना मैं इसे संभाल सकता हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ। अब नेवी के सामने है मंकी डी लूफी 300 मिलियन बैरीज वाला, उस तास्किट 315 मिलियन बैरीज और ट्रैफलगर लॉ 200 मिलियन बैरीज, तीनों के ऊपर 100 मिलियन से ज्यादा का इनाम है। और यहाँ पर उस नामी से कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं नामी, बढ़िया मौका है, हम यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते हैं। और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो ठीक है हम सभी लोग रूम नंबर 13 पर मिलेंगे दोबारा से। और तुम क्या करोगे मिस्टर जायंट? हाँ खैर हम सभी लोग उनके गुलाम बस बनने ही वाले थे, मैं इन सभी के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। ठीक है अपना ख्याल रखना। और बाहर लूफी और ये सभी लोग नेवी के साथ भिड़ जाते हैं और यहाँ पर हम किड की पावर को देखते हैं। ये बंदा तोप के गोलों को रिपेल करता है और लॉ की भी, जो कि एक रूम बनाता है और लॉ हवा में तलवार चलाकर सामने वाले की खोपड़ी को अलग कर सकता है और वहाँ पर गोला फिट कर देता है जो कि बाद में फट जाता है। अब इन सभी पर बंदूक के तान दी जाती हैं। किड, रेफेलगर और लूफी अपने हाथों से रोकते हैं, तुम दोनों यहीं पर खड़े रहो वरना तुम इसकी तबाही का शिकार बन सकते हो। लॉ इसके साथ बहस करने लगता है लेकिन इस चक्कर में लूफी यहाँ से भाग जाता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लूफी के ऊपर बहुत सारी तोपों से हमला हो जाता है पर तभी लूफी गम फिंगरनेट का यूज करके एक जाला सा बना लेता है। ये क्या, ये अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकता है? हाँ ये कैसी अजीब सी पावर है। लूफी उन सारे के सारे तोपों को इकट्ठा करता है और नेवी वालों के ऊपर फेंक देता है और धीरे धीरे करके ये सभी नेवी ऑफिसर्स कम होने लगते हैं। और यहाँ पर इन सभी का जनरल पूछता है कि क्या एडमिरल किजारो यहाँ पर आ गया? नहीं सर, लेकिन खबर है कि वो जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लूफी इन दोनों से कहता है, काफी अजीब पावर है भाई तुम्हारे पास, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे वाली अजीब है स्ट्रॉ हैट। ठीक है हम ये कर सकते हैं। अब ऑक्शन हाउस के पीछे से कई नेवी के सैनिक अंदर घुस जाते हैं। सर रेस्क्यू टीम अंदर पहुंच चुकी है। और तभी उन सिपाहियों में से एक बंदा कहता है, यकीन नहीं होता उन पर तोप के गोलों तक का असर नहीं हुआ है। हाँ उनकी इतने फेमस होने की कोई तो वजह होगी ना, ये इम्प्रेस होने का समय नहीं, उन्हें रोकना होगा जब तक नेवी एडमिरल नहीं आ जाते। हाँ जैसे कि तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे है ना। रूम लॉ एक साथ 50 सैनिकों पर हमला करता है और जैसे ही अटैक करता है तो किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की खोपड़ी, किसी का सर उनके शरीर से अलग हो जाती है। हम देखते हैं कि सभी सैनिकों के हथियार हवा में उड़ने लगते हैं और इन सब की वजह होता है किड। ये दोनों मिलकर इन सभी की चटनी बना देते हैं। लूफी भी पीछे नहीं हटता है। जायंट पिस्टल ये लखाओ इसे एक बहुत बड़ा समुक्का बना के नेवी वालों पर हमला कर देता है। ये देखकर सांजी, जोरो और ब्रूक हैरान रह जाते हैं और अब तीनों क्रू के मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं और उन सभी को देखकर नेवी जनरल कहता है, पकड़ो इन सभी को, सभी स्क्वाड्स आगे जाओ, उड़ा दो इन सभी पायरेट्स को। स्ट्रॉ हैट मुझे खुशी है मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। लेकिन वन पीस को तो सबसे पहले मैं ही ढूंढने वाला हूँ, समझ गए ना? हम फिर से मिलेंगे न्यू वर्ल्ड में, चलो साथियों। और ये सभी लोग नेवी वालों से फाइट करना शुरू कर देते हैं और इन सभी के बीच में लॉ उस सेलेस्टियल ड्रैगन के गुलाम के पास जाता है और यहाँ पर लूफी भी कहता है, अच्छा तो तुम सभी लोग भी आ गए? हाँ चलो इन पर हमला करते हैं। लूफी वहाँ पर देखो, यहाँ पर डुवाल और उसके साथी होते हैं। ए लूफी साहब हम चलने के लिए तैयार हैं। सोचा नहीं था कि इसे दोबारा से मदद मांगनी पड़ेगी पर हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा लूफी। और तभी ब्रूक गाना गाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से सारे सैनिक सो जाते हैं और बाकी जो बच गए थे उन पर नामी हमला करके इन सभी को हरा देती है। और यहाँ पर लॉ उस गुलाम का पट्टा हटा देता है
है। ये तुमने क्यों किया? हाँ? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे कैप्टन जीन बार्ट? हाँ बहुत समय हो गया इस नाम को सुने हुए, तो अब मैं उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का गुलाम नहीं रहा। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं तुम्हारा गुलाम। अपना आधा शुक्रिया स्टॉहेड पायरेट्स को कह देना। और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त फ्रैंकी डुवाल से कहता है, थोड़ी और स्पीड बढ़ा ले भाई। जी सर जी, पर ये इसकी टॉप स्पीड है। वो हमारे पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर लूस्टास किड भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इनके सामने कूमा आ जाता है। कूमा लूस्टास किड पर हमला कर देता है। ये क्या है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये साइलेंट पर क्या कर रहा है? एक समुद्र का वॉरलॉर्ड यहाँ क्या कर रहा है? ट्रफेलगर, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम भी मरना चाहते हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानने के लिए नहीं पैदा हुआ। चलो इसे हराते हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग ग्रूव 13 में पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग बार में पहुंच जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रेले को इतनी आसानी से ढूंढ पाओगे। ओल्ड मैन, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। रेली एक स्माइल करता है। ये सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। क्या तुम सिल्वर रेले हो? तुम गोल्डी रॉजर की टीम का एक हिस्सा हो? सिर्फ हिस्सा नहीं, मैं उसका राइट हैंड मैन था, वाइस कैप्टन भी था। अरे इसलिए तो ये नाम रेली बहुत सुना सुना लग रहा था। सभी लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा ही होगा बचपन में। रेली एक लेजेंडरी नेम है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे ये नाम सुनने के बाद भी पता नहीं चला। तुम्हें समझ में नहीं आया था? मैंने तो इसका नाम सुनते ही से पहचान लिया था। गोल्डी रॉजर, हाँ मुझे याद आ रहा है। बहुत समय पहले मैंने ऐसा एक नाम सुना था। हाँ, वो एक रूकी पायरेट था। भाई क्या बोल रहा है ब्रूक, पागल हो गया ये? 20 साल पहले मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया था, तब हाची ने मुझे बचाया था। तभी से हम लोग दोस्त हैं। हम लोगों ने सुना था कि जो सरकार के लोग हैं, उन लोगों ने 22 साल पहले गोल्डी रॉजर की टीम के सभी मेंबर्स को पकड़ लिया था। उन सभी लोगों को मार दिया गया था गोल्डी रॉजर के साथ। पर आप जिंदा कैसे हो? आपका सर कैसे नहीं कटा? असली बात तुम लोगों को नहीं पता है। सरकार ने सभी लोगों को झूठ कहा था। हमारे क्रू को सरकार ने नहीं पकड़ा था, गोल्डी रॉजर ने खुद को, यानी कि अपने आप को उनके हवाले किया था। ये सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। गोल्डी रॉजर ने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया? ये कैसे हो सकता है? हम लोग अपने आखिरी गोल तक पहुंच गए थे जब गोल्डी रॉजर का पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा था। उसके 4 साल पहले गोल्डी रॉजर को एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं बच सकता था। और हमें एक बहुत बड़ा चमत्कारी डॉक्टर मिला जिसका नाम था क्रोकस। वो एक लाइट हाउस का ओनर भी था और 3 सालों के लिए उसने हमारे क्रू को ज्वाइन भी किया था। और उसने गोल्डी रॉजर की बीमारी को काफी हद तक कम कर दिया था। उसकी मेडिकल एबिलिटीज कमाल की थी और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर भी था। हमारी शिप को उसने 3 सालों तक ज्वाइन किया। क्रोकस का नाम सुनकर ब्रूक शॉक हो जाता है और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वही क्रोकस है जो कि लबून के साथ था। लगता है तुम लोग क्रोकस से मिल चुके हो। वो जिंदा है और सही सलामत है। हाँ, क्रोकस 3 सालों के लिए हमारे क्रू को ज्वाइन किया था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने ग्रैंडलैंड को कॉन्कर कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ उसी के बाद ही शुरू हुआ। हमने ग्रैंडलैंड को कॉन्कर कर लिया। पूरी दुनिया उसे किंग गोल्डी रॉजर के नाम से पुकारने लगी। पर जो आदमी मरने वाला है उसके लिए एक राजा का टाइटल किसी मायने नहीं रखता। और उसके ऑर्डर से हम सभी लोग अलग अलग हो गए थे। हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं या मर गए, नहीं पता। हम लोग जब अलग हो गए तो उसके 1 साल बाद हमें पता चला कि गोल्डी रॉजर को नेवी ने पकड़ लिया है। पर गोल्डी रॉजर ने खुद को अरेस्ट करवाया था क्योंकि गोल्डी रॉजर खुद को एग्जीक्यूट करवाना चाहता था। और गाइस, गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन सेटअप होता है साउथ ब्लू के एक शहर जिसका नाम है लॉकडाउन, जहाँ पर गोल्डी रॉजर पैदा हुआ था। जैसा कि हम लोग लॉकडाउन आर्क के अंदर देख चुके हैं, नेवी वाले एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे जिसकी वजह से जिस शहर में गोल्डी रॉजर का जन्म हुआ था उसी शहर में उसे मारा गया। पूरी दुनिया की नजर गोल्डी रॉजर पर थी और रेले कहता है कि रॉजर ने मरने से पहले इसे एक बात कही थी, पार्टनर मैं मरने नहीं वाला। लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो गोल्डी रॉजर चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों को मेरा ट्रेजर चाहिए था ना। ये दुनिया जो भी कुछ तुम्हें दे सकती है, मैंने वो सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठा कर रखी है। ग्रैंडलैंड के आखिरी टापू में। तुम जब वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा, मेरी जिंदगी भर का खजाना वन पीस। पायरेट एरा को खत्म करने के लिए गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन किया गया था, लेकिन गोल्डी रॉजर की मौत के साथ एक नया एरा शुरू हो गया। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। गोल्डी रॉजर जरूर मर चुका है, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पर हमें तो अलग ही कहानी बताई गई थी, तो क्या सरकार ने झूठ कहा था? इसके बाद रेले शैंक्स के बारे में बताता है। ये सुनकर लूफी हक्का बक्का रह जाता है। ओए, तुम शैंक्स के बारे में कैसे जानते हो? शैंक्स और बग्गी दोनों को जानता हूँ। वो दोनों ही हमारे पायरेट की क्रू का एक हिस्सा थे। क्या शैंक्स किंग ऑफ द पायरेट्स की शिप में था? क्या उसने तुम्हें कभी कुछ बताया? नहीं दद्दू, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया यार। दद्दू यार, मैं उससे मिलना चाहता हूँ दोबारा से। मैं जानता हूँ वो न्यू वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जल्द ही उससे मिलोगे। असली काम अभी शुरू होता है। मैं कोटिंग करता हूँ तुम्हारी शिप की और इसके लिए मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। इसके बाद रॉबिन थोड़ी सी टेंशन में होती है और उठकर पूछती है, रेले सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये जो पोनीग्लिफ है उसका मतलब क्या है? और ये जो वॉइड सेंचुरी है जिसका हिस्ट्री में नामो निशान नहीं है 500 साल पहले का, उसका मतलब क्या है? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? हम लोग जब स्काईपिया पर गए थे तो हमने वहाँ पर जायंट गोल्डन बेल को देखा था। उसके ऊपर गोल्डी रॉजर का एक मैसेज भी लिखा था। उसका मतलब क्या है? जल्दबाजी मत करो लड़की, पर क्या तुम सच में इसके बारे में जानना चाहते हो? अच्छा होगा कि तुम एक समय पर सिर्फ एक ही कदम को आगे बढ़ो। अगर तुम सारी हिस्ट्री को एक साथ सुन लोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। और 900 साल पहले की वो वॉइड सेंचुरी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पर क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्योंकि जानकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर रॉबिन कहती है कि जानना नहीं चाहती है, ये स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती है अपने दोस्तों के साथ। मुझे कुछ पूछना था सिल्वर एलेक्स जी, क्या ये जो वन पीस है वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं? उसॉप ये सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन तभी लूफी इसे चुप करा देता है। उसॉप, इसे मत पूछो, मैं नहीं जानना चाहता। और उसॉप डर के मारे नीचे गिर जाता है। हम सभी पायरेट्स समुद्र में निकलते हैं एक उम्मीद को लेकर, वन पीस को ढूंढने के लिए। अगर तुम इस उम्मीद को ही तोड़ दोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता वन पीस कहाँ पर है, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता। तुम बिल्कुल गोल्डी रॉजर की तरह हो। तुम एक
दिन जरूर इस पूरे समुद्र के राजा बनोगे, पर मैं राज नहीं करना चाहता। तो तुम किंग ऑफ पायरेट्स क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि जो पायरेट किंग होता है वो पूरी दुनिया में सबसे आजाद व्यक्ति होता है। मैं कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता, मैं बस आजादी से जीना चाहता हूँ। ये सुनकर रेले खुश हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है कोटिंग करने के लिए। इसके लिए मुझे 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद तुम्हारी शिप रेडी हो जाएगी। अच्छा, तो हमें 3 दिन तक सरवाइव करना होगा। हाँ? और एक और बात, नेवी का एडमिरल यहाँ पर पहुँच चुका है और बाहर हम देखते हैं कि नेवी का एडमिरल किजारू अपनी वॉरशिप लेकर इस आइलैंड पर पहुँच चुका है। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैं सभी क्रिमिनल्स को पकड़ूंगा और सभी को मार दूंगा। और इस तरफ ये सभी लोग रेले को बाय बोलते हैं और कहते हैं कि लोग 3 दिन तक यहाँ पर सरवाइव करेंगे और वापस से इस बार में मिलेंगे। इसके बाद लूफी कहता है, अरे यार चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। अबे साले लूफी चुप हो जा, हमें अभी भागना होगा लूफी के बच्चे। अपनी जान बचानी पड़ेगी नेवी के एडमिरल से। दिमाग ठीक है तेरा? ये खेलने की उम्र है तेरी, यानी कि खेलने का टाइम है तेरा। और ब्रूक और चॉपर भी कहते हैं, हम लोग भी उस पार्क में जाना चाहते हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ। अरे यार तुम दोनों भी शुरू हो गए। और इस तरफ सभी के सभी किडनैपर्स, क्रिमिनल्स, सारे पायरेट्स भाग रहे होते हैं। नेवी एडमिरल किजारू यहाँ पर आ चुका है, सभी लोग अपनी जान बचाकर भागो। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। पूरे आइलैंड पर खौफ पैदा हो चुका है। किजारू अपनी बैटलशिप को लेकर इस आइलैंड पर पहुंच चुका है। इस बंदे का नाम सुनते ही सभी क्रिमिनल्स यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। किजारू हेडक्वार्टर्स में कॉल करने की कोशिश करता है और चिल्लाकर कहता है, हेलो, क्या किसी को सुनाई दे रहा है? मैं किजारू बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। पर सिग्नल खराब होने की वजह से इसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। यहाँ पर हम 2 पायरेट्स को देखते हैं जो कि छुपकर किजारू को देख रहे थे। अरे ये तो किजारू है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये नेवी एडमिरल्स में टॉप में है। अगर मैंने इसे मार दिया तो मेरा बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। मैं इसे मार कर रहूंगा। ये बंदा किजारू की तरफ एम करके इस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि वो जो बुलेट थी वो किजारू के सर के आर पार चली जाती है। किजारू के सर में छेद हो जाता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो, कोई बोल रहा है? हेलो। ये देखने के बाद वो दोनों पायरेट्स हैरान रह जाते हैं। अरे इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। नहीं रुको, शायद मैंने मिस कर दिया, पर इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाला। दूसरी बार अपनी गन को तानता है, एम कर एक और बार गोली चला देता है, पर हम देखते हैं कि फिर से वो गोली इसके सर के आर पार हो जाती है और किजारू पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। भाई साहब, ये बंदा मरेगा कैसे भाई? किजारू साइड में देखता है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मैंने कहा था ना, अब हम गए काम से। ये दोनों पायरेट्स यहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी किजारू ठीक इनके सामने आ जाता है। किजारू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सिंह तुम्हारू नाम का मेरा एक डिसाइपल है, क्या तुमने उसे देखा है? ये लोग सुनते भी नहीं है कि इसने क्या सवाल पूछा और दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा था, तुम लोग मुझसे भाग क्यों रहे हो? हाँ? किजारू एक किक मारता है, एक सिंपल सी किक, लेकिन इसके किक में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसके पैरों से एक येलो कलर की रोशनी निकलती है और इन दोनों को ना टकराते हुए ठीक सामने एक बड़े से मैनग्रोव 27 नाम के एक पेड़ पर जाकर लगती है और इतना बड़ा ट्री टूट जाता है। ये देखकर ये दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। अरे मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैंने कोशिश की कि ज्यादा जोर से ना मारूं, पर ज्यादा पावर की वजह से एक्सप्लोड हो गया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल रखूंगा। इसके बाद हम कैप्टन हॉकिंग्स को देखते हैं, जिसके अंदर बाउंटी है 279 मिलियन बेरीज और इसके सारे चिली से कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। नेवी का एडमिरल यहाँ पर आ चुका है। नहीं, आज मैं नहीं मरने वाला, मैंने अपना भविष्य देख लिया है। और तभी किजारू ठीक इनके सामने आ जाता है। इस तरफ हम कुमा को देखते हैं। किलर, लूस तास्किड और ये सभी लोग कुमा पर हमला करते हैं। लॉ के बंदे इस पर हमला करते हैं, पर इसके बाद भी कुमा को बिल्कुल भी हरा नहीं पाते हैं। लॉ अपनी रूम की एबिलिटी को यूज करता है और जिस स्लेव को इसने आजाद किया था उसे कुमा के साथ बिठा देता है। तभी किड भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी मैकेनिकल आर्म की पावर का यूज करके कुमा पर एक बहुत जोरदार हमला करता है और कुमा को नीचे गिरा देता है। बस इतना ही दम था तुम्हें? हाँ। पर तभी हम देखते हैं कि किड के पीछे कुमा खड़ा होता है, जैसे कि इसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुमा अपने हाथ में से ग्लव्स को बाहर निकालता है, इसके हाथ में एक छेद होता है, उसमें से रोशनी बाहर निकालता है और एक बहुत बड़ा अटैक करता है। और तभी लूफी और उसके क्रू के सामने कुमा पहुंच जाता है। कुमा को देखने के बाद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कुमा, अरे ये इधर क्या कर रहा है? और इस लूफी को कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये कुमा कौन है, क्योंकि जब पिछली बार कुमा आया था तो ये बेहोश पड़ा था। ये नहीं हो सकता। जोरो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि इसे पता है कि कुमा कितना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर हम कपुने गैंग बीजे को देखते हैं। बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स ने इसे घेर लिया है और तभी हम एक बहुत बड़े किले को देखते हैं, जिसके अंदर एक आदमी कहता है कि चलो हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। बेजे समा पर हमला हो चुका है, सभी लोग कैनन्स लेकर तैयार हो जाते हैं। पर ये जो किला अभी हमने जो देखा था ये कोई आम किला नहीं है, ये कपुने गैंग बीजी इसकी बॉडी के अंदर ही ये किला स्थापित है। इसकी पूरी बॉडी एक तरह से एक किला है, जिसके अंदर इसके सभी के सभी सबऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। इसकी बॉडी से बहुत सारे छोटे छोटे कैनन बॉल्स बाहर निकलते हैं, जो कि बाहर आते ही बहुत ज्यादा विशाल हो जाते हैं और चारों डायरेक्शन में फैलकर इन सभी नेवी ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तभी इसकी बॉडी यानी कि इस किले के अंदर से बहुत सारे लोग घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकलते हैं। इसकी आंखों के अंदर भी बहुत सारे लोग छुपे होते हैं। एक डेविल फ्रूट खाने की वजह से इस कपुने बीजी की पूरी बॉडी एक किला में बदल चुकी है। और यहाँ पर हम ज्वेलरी बोने और उसके चेलों को देखते हैं और इसे पता चल जाता है कि एक नेवी का एडमिरल यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हमें और पायरेट कैप्टन को देखते हैं और उसके सामने कुमा खड़ा हुआ है। कुमा भी इसके साथ फाइट कर रहा है। भाई साहब, इतने सारे कुमा, अभी एक लूफी के सामने भी है और एक लॉ के साथ भी है और अभी यहाँ पे भी है। ये चल क्या रहा है भाई? और इधर कैप्टन हॉकिंग के सामने किजारू खड़ा हुआ है और किजारू हॉकिंग से पूछता है कि क्या इसने इसके सबऑर्डिनेट को देखा है कहीं पे? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। इसका मतलब है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, पर करने के लिए कुछ भी नहीं। कैप्टन हॉकिंग्स, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्या कभी भी तुम्हारे चेहरे के ऊपर लाइट की स्पीड से किसी ने हमला किया है? और तभी किजारू लाइट की स्पीड से इसके चेहरे पर हमला कर देता है। हॉकिंग्स इसे डॉज नहीं कर पाता और पीछे दीवार में जाकर भिड़ता है। ये किक इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को भी रियलाइज नहीं होता है कि कब हॉकिंग्स पीछे जाकर गिर गया। पर तभी हम देखते हैं कि हॉकिंग्स एक मैजिशियन होता है और इसे कुछ भी नहीं होता। एक पुतला जलाता है और उसका जो दर्द है वो सारा का सारा दर्द इसके एक सबऑर्डिनेट पर जाकर लगता है और बेहोश हो जाता है। तभी किजारू उस पर फिर से हमला करता है अपनी उंगली का यूज करके। पर तभी फिर से हॉकिंग एक पुतला जलाता है और उसका एक और सबऑर्डिनेट बेहोश हो जाता है। ये बंदा अपने सारे के सारे दर्द
दर्द को और इम्पैक्ट को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है और हॉकिंग्स बच जाता है। हॉकिंग्स धीरे धीरे चल के सामने की तरफ आता है, बिल्कुल सही सलामत। अरे ये क्या हुआ? मुझे लगा मैंने तुम्हें हिट किया, पर तुम्हें कुछ हुआ किस नहीं? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे 2 पुतले खत्म हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 10 पुतले हैं। तुम नेवी के एक एडमिरल हो, है ना? तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे साथ लड़ने के लिए 10 पुतले काफी नहीं रहेंगे। और तभी ओरोची, जिसके ऊपर 108 मिलियन की बाउंटी है, वो यहाँ पे आकर गिर जाता है इनके सामने और इसकी हालत कुमा ने की है। कुमा इसे बहुत ज्यादा पीटता है मुझे पता नहीं था तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी इसकी नजर किजारू पर जाती है, जो कि ठीक इसके सामने खड़ा था। सामने किजारू और पीछे कुमा, लगता है अब मेरी मौत है। तभी कुमा ओरोची पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक और पायरेट यहाँ पर आकर इस पर हमला कर देता है और हम लोग देखते हैं कि ये रेड फ्लैग एक्स ड्रेक है और ये बंदा भी किजारू को देखकर डर जाता है और एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है ओरोची। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बिल्कुल हल्क के जैसा लग रहा होता है। देखते हैं तुम ज्यादा ताकतवर हो या फिर मैं। इधर लूफी के क्रू के सामने भी कुमा खड़ा हुआ है। अरे ये कौन है भाई? अरे लूफी पागल, ये कुमा है, 7 वॉर लॉर्ड्स में से एक। क्या ये वही है? लूफी सेकंड गियर को यूज करने लगता है। ठीक है, लगता है ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, हमें इस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करना होगा। जोरो और सांजी भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकी अपने एयर प्रेशर का यूज करके इस पर हमला करता है, पर कुमा को खरोंच तक नहीं आती है। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये पहले वाला कुमा नहीं है। गाइस, दरअसल ये जो कुमा है अभी, ये बस असली कुमा का एक क्लोन है और इसका नाम है पैसिफिस्टा। असली वाले कुमा की एक निशानी है, उसके पास हमेशा एक बाइबल रहती है। कुमा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, चारों तरफ धमाके करता है। लूफी सेकंड गियर में होता है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से ही बच पा रहा होता है और फ्रैंकी उसा पर ब्रूक छुप जाते हैं। लगता है हम लोग नहीं बचने वाले। दोस्तों एक काम करते हैं, यहीं पर छुप जाते हैं। कुमा के मुंह से, हाथ से, हर जगह से बीम्स निकल रही होती हैं। लूफी, जोरो, सांजी तीनों इसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किल से डॉज करते हुए सीधा इसकी तरफ जा रहे होते हैं। फेस वर्ड स्टाइल 600 कैलिबर फिनिक्स, गम गम, जैडो कटलिंग, डियाब्ले जैम्बो। और ये तीनों एक साथ मिलकर कुमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से कुमा की हालत खराब हो जाती है और कुमा इनके अटैक से पीछे जाकर गिर जाता है। सभी को लगता है कि कुमा हार चुका है। उन लोगों ने कर दिखाया, उन्होंने हरा दिया कुमा को। नहीं, ये इतना आसान नहीं होने वाला है चॉपर। वो एक वॉर लॉर्ड है, कोई मजाक नहीं। मुझे लगता है वो अभी भी जिंदा है। अरे यार जोरो, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? मुझे लगता है ये अलग है। हाँ, ये असली वाला कुमा नहीं है, ये कोई और है। लूफी, असली वाला कुमा मेरे वारों को टॉर्च करता है, टेलीपोर्ट करता है, पर ये बंदा टेलीपोर्ट नहीं कर रहा। असली वाला कुमा शॉक वेव से हमला करता है और उसके हाथों में एक बाइबल भी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुमा हारा नहीं है अभी तक और इसके अंदर से मैकेनिकल साउंड्स निकल रही होती हैं, जैसे कि ये बंदा कोई रोबोट होता है। इसकी आंखों में रेड कलर की रोशनी चमकने लगती है और यहाँ पर ओरोची कुमा को पीटना शुरू कर देता है। एक के बाद एक इस पर पंचेस करना शुरू कर देता है। कोई लेजर बीम से हमला कर देता है और ओरोची के लेफ्ट कंधे में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और नीचे गिर जाता है। और लेजर बीम से हमला कुमा नहीं किया होता है, ये कुमा भी एक तरह से एक रोबोट ही है। सभी लोग इसे देखकर टोंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुमा लेजर बीम से कैसे हमला कर सकता है। और एक्स ड्रेक इस कुमा को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर चल के रहा है और अपने मन में कहता है कि वेगा पंक, तुमने ये क्या बना दिया? तुमने किजारू की ऑफेंसिव पावर, जो कि लेजर बीम अटैक है, उसको तुमने कुमा की बॉडी के साथ रिक्रिएट कैसे कर सकते हो? ये तुमने बहुत ज्यादा खतरनाक चीज बना दी। और गाइस, वेगा पंक एक तरह का साइंटिस्ट है जिसने कुमा का आविष्कार किया है, जो कि मरीन्स के लिए काम करता है। ड्रेक भी पहले एक मरीन एडमिरल हुआ करता था, पर इसने अपनी जॉब छोड़ दी और अब ये बंदा एक पायरेट बन चुका है। किजारू की नजर ड्रेक पर जाती है। ड्रेक, पायरेट कैप्टन ड्रेक। हाँ, बाउंटी 202 मिलियन बैरीज, तुम इसे कभी नहीं हरा पाओगे। ड्रेक अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है, अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डायनासोर में। स्क्रैचमैन अपो भी ये सब कुछ देख रहा होता है छुपकर और इस ड्रेक को देखकर ऐसा लगता है कि इसने कोई एंशिएंट जुआन टाइप डेविल फ्रूट खाया होगा। कुमा के सर के ऊपर काट लेता है, पर इसके सर को नहीं काट पाता और अपने हाथ के लेजर बीम से कुमा इस पर हमला कर देता है और ड्रेक वापस से अपनी रियल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, पर देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा भी खून बह रहा है। और हम देखते हैं कि किसी रीजन से इस कुमा के सर से खून बह रहा होता है और पीछे किजारू खड़ा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं भी हमला कर सकता हूँ। और ओरोची के शरीर में एक लात मार देता है, एक कैजुअल सी लात, पर इसकी एक लात इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ओरोची 6-7 बिल्डिंग तोड़कर दूर जाकर गिरता है। हॉकिंग्स भी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है, इसकी पूरी बॉडी एक पुतले की बन जाती है डीमन कंकरिंग फॉर्म और किजारू पर हमला कर देता है अपनी डीमन कॉन्करिंग फॉर्म का यूज करके। अरे यार, यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स है क्या? हॉकिंग्स अंधाधुन अटैक करने लगता है किजारू पर, लेकिन किजारू यहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड किजारू ठीक इसके सामने खड़ा होता है और हॉकिंग्स के सामने अपनी 2 उंगलियां रखता है इसकी आंखों के पास। इसके हाथों से बहुत तेज रोशनी निकलती है और इसकी बॉडी पर लेजर बीम से हमला करता है, बहुत सारे हमले करता है। तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुमने भी एक जुआन टाइप का डेविल फ्रूट खाया होगा। तुमने कोई लोगान टाइप का डेविल फ्रूट नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारी एक फिजिकल बॉडी है और जब तक तुम्हारे पास एक फिजिकल बॉडी है तो मुझे नहीं हरा सकते। और किजारू के हमले की वजह से इसकी बॉडी में से सारे के सारे पुतले बाहर निकल जाते हैं और इसके सारे चमचे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हॉकिंग्स पर एक और बार हमला हो गया तो हॉकिंग्स इस हमले को सहन नहीं कर पाएगा और हार जाएगा। किजारू इस पर हमला करके इसे मारने वाला होता है, पर तभी एक गाना बजता है। अरे ये क्या, ये गाना कहाँ से बज रहा है? यानी सिंह का। और हम देखते हैं कि जो बंदा गाना गा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि स्क्रैचमैन एप्पो होता है। ये एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और हनी सिंह का गाना बजा रहा होता है। इसकी बॉडी एक म्यूजिक सेट है, इसके दांत पियानो के हैं। इस बंदे ने एक म्यूजिक डेविल फ्रूट खाया होता है, इसका सर तबला बन जाता है, इसका हाथ एक बांसुरी बन जाता है और जब ये बंदा गाना गा रहा होता है तो कोई भी बंदा अपनी जगह से नहीं हिल पाता। इसके पास तो सिर की ताकत है। स्क्रैचमैन अपो गाना गाते हुए किजारू के ऊपर एम करता है कट जाओ और किजारू का राइट हैंड कट जाता है। किजारू को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है और अपने म्यूजिक की फायर पावर के साथ हमला कर देता है। किजारू की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ठीक है, तो जब तक तुम रीजनरेट होगे मैं
मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और स्क्रैचमैन एप्पो यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर किजारो खुद को रिकवर कर लेता है। इसकी बॉडी धीरे धीरे रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तुम भागकर कहाँ जाओगे? हाँ, किजारो एक ही सेकंड में स्क्रैचमैन अप्पो के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि किजारो के पास लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की एबिलिटी है। स्क्रैचमैन अप्पो के सामने जाता है और उसे एक लात मार देता है। अप्पो यहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी किजारो हॉकिंग्स के पास आ जाता है। हॉकिंग्स, ड्रेक, इन दोनों पर एक ही बार में हमला करके इन्हें बेहोश कर देता है। एक ही सेकंड में इस बंदे ने तीनों को खत्म कर दिया। किजारो हॉकिंग्स को मारने ही वाला था, लेकिन तभी इसका एक कॉल आ जाता है। इसका एक अप्रेंटिस इसे कॉल करता है। मुझे नहीं पता अंकल जी आप क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाइए। मंकी डी लूफी, लॉ और किड, हमें इन सभी को पकड़ना होगा और बाकी सभी को पैसिफिस्टा के हवाले छोड़ दो। ठीक है, मैं समझ गया, मैं वहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं, जिस पर कुमा लगातार हमले कर रहा है। लूफी बहुत मुश्किल से ही इसके हमलों को डॉज कर पाता है। जोरो भी अपनी स्वॉर्ड से इस पर हमला करता है। सांजी भी इसके पैरों में लात मारता है, इसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर इसे नीचे नहीं गिरा पाता। ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जोरो कुमा के ऊपर एक के बाद एक हमले कर रहा होता है। जोरो भी बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है, लेकिन पास्ट में जो कुमा ने इस पर हमला किया था उसकी वजह से जोरो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है और इसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे जोरो हिल्ले भाई, क्या कर रहा है? कुमा इस पर हमला करता है और जैसे ही उसका हमला इसे लगने वाला होता है तो जोरो ठीक आखिरी सेकंड में इसे डॉज करता है। जोरो नीचे गिर जाता है और बहुत दर्द में होता है। जोरो भाई क्या हो गया? इतना दर्द हो रहा है तुझे? मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। जो आखिरी फाइट थी उसकी वजह से जोरो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन हमें किसी न किसी तरीके से इसे हराना ही होगा। और यहाँ पर हम किड और लॉ को देखते हैं, जो कि दूसरे कुमा के साथ फाइट कर रहे होते हैं, पर कोई भी इसे हरा नहीं पाता। लॉ अपनी रूम की एबिलिटी को यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लेता है, पर इससे पहले कि बंदा अपना अटैक यूज कर पाता, पैसिफिस्टा इस पर लेजर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से लॉ अपने अटैक को यूज नहीं कर पाता और वहाँ से हट जाता है। किड के ऊपर भी बहुत सारी लेजर बीम से हमला होता है। ये फेक पैसिफिस्टास किसी भी पायरेट को देखकर उसकी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, उनके ऊपर कितनी बाउंटी है और उनकी स्पेशल पावर्स क्या हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुमा लेजर बीम से किड पर हमला करता है, पर किड अपने हाथ का यूज करके इसे रोक देता है। तभी नेवी की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ जाती है। इन्हें घेर लो, ये तो किड और लॉ हैं। बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर कुमा लगातार स्ट्रॉ हेड पायरेट्स पर हमले कर रहा होता है। जोरो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके कुमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अरे जोरो उधर मत जा भाई, हमें फाइट करने दे। कुमा लेजर बीम से जोरो को खत्म करने ही वाला था, पर तभी चॉपर बीच में कूद जाता है। चॉपर इस पर हमला कर देता है, लेकिन कुमा चॉपर को पकड़ लेता है और इसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी फ्रैंकी यहाँ पर आ जाता है। फ्रैंकी इस पर मुक्के मारता है, पर कुमा इसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। फ्रैंकी बहुत दूर जाकर गिरने वाला था, लेकिन रॉबिन इसे पकड़ लेती है और तभी कुमा के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसके ऊपर ब्रूक चढ़ जाता है। ब्रूक इस पर हमला करता है, लेकिन इसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। इसकी ब्लेड कुमा की बॉडी के अंदर फंस जाती है। कुमा ब्रूक को डिटेक्ट कर लेता है और इसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसॉप फायर शेल से इस पर हमला करता है और इसके ऊपर 4 बॉम्ब्स फटते हैं। ब्रूक और उसॉप अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं और पीछे जाकर छुप जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि कुमा नीचे गिर जाता है। अरे इसे क्या हुआ? ये खत्म हो गया क्या? पर कुमा खत्म नहीं होता, धीरे धीरे करके फिर से उठ जाता है। नामी को स्पॉट कर लेता है, जो कि कहीं पर भाग रही होती है। लेजर बीम से हमला करने ही वाला था, पर रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और कुमा के सर को लेजर बीम के फायर होने से पहले बंद कर देती है जबरदस्ती, और वो लेजर बीम इसके मुंह के अंदर ही फट जाती है। नामी भी इस पर थंडरबोल्ट से हमला करती है। कुमा की हालत खराब हो जाती है और मेल फंक्शन करना शुरू कर देता है और ऊपर नीचे हर जगह पर अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। अरे इसे क्या हो गया? ये पागल हो गया है क्या? शायद उसॉप ने जो फायर शेल मारा था वो इसकी बॉडी के अंदर जा चुका है। ये इंसान है, इसकी बॉडी से खून बहता है, पर लगता है इसकी बॉडी को किसी ने मॉडिफाई कर दिया है। सांजी डियाब्लो जेम्बे का यूज करता है। मैं तुझे दिखाता हूँ कि हमला करना किसे कहते हैं। जोरो भी अपने माथे के ऊपर कफन बांध लेता है। सांजी इसे मेरी तरफ भेज, मैं इसे एक ही झटके में मार दूंगा। सांजी अपने पैर में आग लगा के इसकी तरफ आगे कूद जाता है। कुमा को बहुत ज्यादा पीटता है और आखिरी में एक लात मारता है और जोरो एक खतरनाक टेक्निक यूज करता है, डीमन ऑरा कितोरियो रेस वर्ड स्टाइल हशरा। जोरो 3 बन जाता है। जोरो के 3 सर और 6 हाथ बन जाते हैं, जैसे कि ये बंदा कोई इंडियन गॉड होता है और जोरो की इस फॉर्म को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जोरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जोरो कुमा पर हमला करता है। कुमा को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और आखिर में लूफी ऊपर से आता है। थर्ड गियर जायंट राइफल। लूफी जायंट राइफल का यूज करके एक बहुत बड़ा मुक्का बनाता है और कुमा को नीचे जमीन में धसा देता है। कुमा इस बार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लूफी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। थर्ड गियर यूज करने का साइड इफेक्ट। कुमा को हराने के बाद ये सभी लोग बुरी तरह से थक जाते हैं। यार ये तो बहुत मुश्किल था इसे रहना, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। अरे सांजी रुक जा यार, थोड़ा सा समय दे दे, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये दोनों बंदे नीचे आ जाते हैं। इनमें से एक है सेंटोमारू, जिसे अभी किजारू ढूंढ रहा था, ये वही बंदा है, और दूसरा बंदा है PX1। और ये नाम सुनने के बाद सांजी कहता है PX1? अभी हमने जिसको हराया था उसके ऊपर PX4 लिखा था, ये PX क्या है? ये पैसिफिस्टास हैं। अरे यार ये तो मुश्किल हो जाएगी, हम इसके साथ नहीं लड़ सकते, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और लूफी इन सभी से कहता है कि हम सभी को अलग होना पड़ेगा। ये 3 अलग अलग टीम बना के अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाएंगे यहाँ से। एक टीम में है फ्रैंकी, नामी और सांजी अभी भी सिंपिंग कर रहा है नामी के ऊपर, और दूसरी टीम में है जोरो, उसॉप और ब्रूक, और तीसरी टीम में है लूफी, रॉबिन और चॉपर। दोस्तों मेरी बात सुनो, हम 3 दिन बाद सनी के पास मिलेंगे। उसॉप एक स्मोक अटैक का यूज करता है, जिससे कि यहाँ पर स्मोक बन जाती है, और इन सभी को भागता हुआ देखकर सेंटामारू PX1 को ऑर्डर दे देता है इन सभी को पकड़ने का। PX1 सांजी, फ्रैंकी और नामी के पास चला जाता है एक ही सेकंड में और इन्हें रोक देता है। और लूफी, रॉबिन और चॉपर है, सेंटामारू इनके सामने आ जाता है। लूफी इस पर गम कैटलिंग का यूज करके हमला कर देता है, पर सेंटामारू के पास भी एक वियर्ड पावर है। मेरा डिफेंस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है। और एक ही हमले से लूफी की हालत खराब कर देता है। ये कैसी ताकत है? यहाँ पर हम जोरो की टीम को देखते हैं। उनके पीछे से एक रोशनी आती है और उन दोनों के सामने जाकर रुक जाती है। जोरो भी रुक जाता है। अरे जोरो क्या हुआ, रुका क्यों? और हम देखते हैं कि सामने कोई और नहीं
बल्कि किज़ारू होता है। किज़ारू अपनी लेजर बीम का यूज करके जोरो के सीने में छेद कर देता है। जोरो नीचे गिर जाता है। जोरो घायल हो चुका है। लूफी मदद करो। क्या, मैं आ रहा हूँ, उसाप रुको। रॉबिन समझ जाती है कि वो किज़ारू है। रॉबिन की नजर किज़ारू पर जाती है। रॉबिन किज़ारू को पहचान लेती है। लूफी, तुम उसके सामने नहीं जा सकते, वो नेवी का एडमिरल किज़ारू है। रोरोनोआ जोरो, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे ऊपर 120 मिलियन बेरीज का इनाम भी है। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा दर्द में हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दर्द से तुम्हें आजाद करता हूँ। किज़ारू अपना एक पैर उठाता है और अपने पैर को रोशनी में ट्रांसफॉर्म कर देता है मैं तुम्हारा सर कुचलने वाला हूँ। और जोरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर लॉ और किड के बीच में भी कुमा के साथ फाइट चल रही है। और किड पैसिफिस्तास का लेजर बीम अटैक डॉज करने के बाद रिपेल कहता है और अपनी रिपेल की पावर का यूज करके इस पर एक बहुत खतरनाक हमला करता है। पैसिफिस्तास को हवा में उड़ा देता है और ऊपर से बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। देखा, मुझसे पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक को हरा दिया। और तभी पैसिफिस्तास फिर से खड़ा हो जाता है और पैसिफिस्तास फिर से इस पर लेजर बीम से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पॉइंट ब्लैंक की रेंज से। और किड को मारने ही वाला होता है कि तभी लॉ पीछे से आ जाता है, अपनी रूम की एबिलिटी को यूज करता है और अपनी तलवार को पैसिफिस्तास के सीने के अंदर घुसा देता है और इसे खत्म कर देता है। और तभी अचानक से कुमा फिर से खड़ा होकर इनके सामने आ जाता है। कुमा बहुत गुस्से में लग रहा था और यहाँ पर किज़ारू के पैर के नीचे जोरो गिरा हुआ है और जोरो का सर बस कुचलने ही वाला है। अपनी लेजर बीम का यूज करके ब्रूक और उसाप इसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और दूर से लूफी चिल्लाता है, उसाप, जोरो को बचाओ। हाँ, तुमने सही कहा लूफी। उसाप कंटिन्यूसली इस पर हमले करना शुरू करता है। उसाप का हर एक हमला किज़ारू की बॉडी के आर पार चला जाता है। मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा। ब्रूक भी इस पर अपनी तलवार से हमला करता है। ये क्या, मेरी तलवार तो इसके आर पार चली गई। ये चल क्या रहा है? तुम लोग भूल जाओ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैंने ग्लाइंट फ्रूट खाया है। ये एक लूबिया टाइप का डेविल फ्रूट है। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मेरी पूरी बॉडी लाइट से बनी हुई है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि जोरो क्या कर रहे हो, उठकर जल्दी से भाग जाओ वहाँ से। मेरी बॉडी जवाब नहीं दे रही, मैं भाग नहीं सकता। रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और जोरो को अपने पास लेकर आने लगती है, पर किज़ारू अपनी लाइट की पावर का यूज करके एक ही सेकंड में जोरो के ठीक ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दे सकता। मैं तुम सभी को खत्म करने वाला हूँ। किज़ारू जोरो को बस मारने ही वाला था, पर तभी सिल्वर रिले यहाँ पर आ जाता है। बहुत ही तेजी से आता है और रिले किज़ारू के हमले को रोक देता है और किज़ारू की लेजर बीम ऊपर आसमान में जाकर फट जाती है। दद्दू, मुझे एक रिपोर्ट मिली थी कि तुम इसी आइलैंड में हो, पर क्या सच में तुम इन लोगों के लिए लड़ना चाहते हो? हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम अगर उन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैंने जोरो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और अब तुम बीच में आ गए। हाँ, मैं इन सभी को पकड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पकड़ सकता। उसाप, ब्रूक, जोरो को उठाकर जल्दी से भाग जाओ। हम लोग इन्हें कभी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। उसाप जोरो को पकड़ता है और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। किज़ारू जोरो के ठीक पीछे आ जाता है, लेकिन तभी रेले यहाँ पर आकर फिर से किज़ारू को रोक देता है। रेले अपनी तलवार को बाहर निकालता है और किज़ारू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अरे अरे अरे, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। काफी बूढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, उसे छोड़ दो। और सेंटामारू PX1 को ऑर्डर देता है कि जाओ और जोरो को मारो। PX1 जोरो के पीछे लग जाता है, पर सांजी इसे नोटिस करता है। फ्रैंकी, तुम नामी का ख्याल रखना। उसाप जोरो को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन जोरो कहता है कि मैं भागना नहीं चाहता, मैं उनके साथ तो फाइट करना चाहता हूँ। अरे जोरो चुप कर जा, अभी तुम मुझसे भी ज्यादा यूजलेस हो। और तभी PX1 भी ठीक इनके पीछे आ जाता है। अरे ये आ गया। उसाप, तुम इसे लेकर आगे भागो, मैं इसे रोकता हूँ। अपनी तलवार को बाहर निकालता है। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। ब्रूक उस पर हमला करता है, पर पैसिफिस्ता ब्रूक को ही फोड़ देता है और उसाप के पीछे लग जाता है। और PX1 के पीछे है सांजी। कहाँ जा रहा है? इधर आ, मेरे साथ लड़। और सांजी अपने डियाब्लो जाम्बे का यूज करके PX1 पर हमला करता है, लेकिन इसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसके हमले से PX1 को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि सांजी ने बहुत बार डियाब्लो जाम्बे का यूज कर लिया था। PX1 सांजी के ऊपर एक बहुत बड़ी लेजर बीम से हमला करता है, जिसकी वजह से सांजी की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर भागते भागते जोरो उसाप के कंधे से नीचे गिर जाता है। अरे जोरो, मुझे माफ करना। और PX1 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जोरो को खत्म करने के लिए, पर तभी सांजी PX4 के पैर को पकड़ लेता है। सॉरी गाइस, ये PX1 है या PX4, पैसिफिस्ता कुमा भाई पता नहीं कितने नाम है इसके। सांजी PX4 के पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन PX4 सांजी को घसीटते हुए बस आगे बढ़ता जा रहा है। उसाप भी जमीन के ऊपर रेंग रहा है और जोरो की तरफ आगे बढ़ रहा है। PX4 सांजी को उठा लेता है और इसके सीने में एक लेजर मार देता है और उसाप को भी मारने ही वाला था और उसाप बहुत मुश्किल से इसे डॉज कर लेता है। लूफी की नजर इन सभी पर जाती है। अरे यार, मुझे इनकी मदद करनी होगी। पर सेंटामारू लूफी का पीछा कर रहा होता है इस वक्त और सेंटामारू अपनी अजीब सी ताकत का यूज करके लूफी को बहुत बुरी तरह से मारता है। तुम्हारे दोस्तों के साथ मैं तुम्हें भी खत्म करने वाला हूँ। ये देखने के बाद चॉपर बुरी तरह से हैरान हो जाता है। ये क्या हो रहा है? सेंटामारू की ताकत बहुत अजीब है। लूफी की बॉडी तो रबर की बनी है ना, तो उसे दर्द कैसे हो रहा है? चॉपर रुक जाओ, तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन हम देखते हैं कि चॉपर 3-4 रंबल बॉल्स एक साथ खा लेता है और अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ जाता है और चॉपर की चीख से पूरा आइलैंड सहम जाता है। चॉपर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और सेंटामारू के ऊपर अंधाधुंध हमले करना शुरू कर देता है। इतनी सारी ताकत एक साथ आने की वजह से चॉपर अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और रैंडमली चारों तरफ हमले करना शुरू कर देता है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हम PX4 या PX1 को देखते हैं, जो कि जोरो के पास जा रहा है। उसाप इसके ठीक सामने खड़ा है और इसे लेजर से खत्म करने ही वाला होता है, पर उसाप को बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि उसाप के पीछे कोई आ जाता है। PX1 रुक जाओ। और PX1 उसके कमांड से अटैक करना बंद कर देता है। जोरो धीरे धीरे उठता है, मुश्किल से अपना सर ऊपर करता है उस बंदे को देखने के लिए और देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि असली वाला कुमा है, जिसके हाथों में बाइबल भी है। यह है असली कुमा, 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक। अरे मेरा हो गया भाई, ये क्या चल रहा है? मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, इतने सारे एनिमीज। भाई अब तो मैं भी पागल हो रहा हूँ यार, क्या चल के रहा है भाई? इतना ज्यादा भाई, कितने कितने एनिमीज आ रखे
रखे हैं। रोनो रुआ जोरो, तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से अभी तक जिंदा हूँ। उसके बाद कुमा अपनी राइट हैंड से जोरो के ऊपर एक वार करता है और हम देखते हैं कि जोरो यहाँ से गायब हो जाता है। जोरो डिसअपियर हो जाता है इन सभी लोगों की आंखों के सामने से ही। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि अभी हुआ क्या, जोरो मरा हुआ है या जिंदा है, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। ये क्या हुआ? ये देखने के बाद लूफी भी सटक जाता है, जोरो। और तभी पीछे से चॉपर इन पर हमला कर देता है। चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन रॉबिन लूफी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। फ्रैंकी, मैंने इस ताकत को पहले भी देखा हुआ है। जब हम थ्रिलर पार्क में थे तब उसने एक लड़की के ऊपर इस ताकत को यूज किया था और उस लड़की को गायब कर दिया था। और गाइस, दरअसल अभी नामी पिरोना के बारे में बात कर रही है। जब थ्रिलर पार्क आर्क में कोमा ने पिरोना को गायब कर दिया था। ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेंटामारू, ये पावर क्या है? जोरो कहाँ पर है? तुमने जोरो के साथ क्या किया? और सेंटामारू बताता है कि इस ताकत का यूज करके कुमा पूरी 3 दिन और 3 रात तक आसमान में हाई स्पीड से ट्रैवल करवा सकता है। मुझे लगता है इसने जोरो को किसी जगह पर भेज दिया है, पर किस जगह पर भेजा है ये तो इसी को पता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जोरो दुनिया के दूसरे कोने में जा चुका है। यहाँ पर उसप बहुत गुस्सा हो जाता है। तुमने जोरो के साथ क्या किया? जल्दी बोल, कहाँ है जोरो? और तभी उसप के पीछे जो PX-1 खड़ा था वो उसप पर हमला करता है। और जैसे ही PX-1 इस पर हमला करने ही वाला था तो असली का कुमा PX-1 के सामने आ जाता है। कुमा इस पर हाथ लगाता है और ये भी डिसअपियर हो जाता है। इस बंदे ने अपने एलाई को ही खत्म कर दिया। ये क्या हो रहा है? इसने अपने एलाई को ही खत्म कर दिया। ये देखने के बाद लूफी बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाकर इन सभी से कहता है, तुम लोग भागो, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। पहले यहाँ से भागो और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, पर कुमा इन सभी को जाने नहीं देता है। ब्रूक कुमा के सामने खड़ा हो जाता है। अगर मैं मर भी गया तो तुम सभी की रक्षा करूंगा, तुम सभी लोग जाओ यहाँ से। कुमा इस बार ब्रूक के ऊपर हमला करता है और ब्रूक भी यहाँ से गायब हो जाता है। ब्रूक! लूफी अपनी आंखों के सामने अपने टीममेट्स को एक एक करके गायब होता हुआ देखता है। ये देखकर सांजी को गुस्सा आ जाता है। कुमा के बच्चे तो नहीं बचेगा। सांजी कुमा पर हमला करता है पर कुमा इसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसके बाद कुमा उसप पर हमला करके इसे डिसअपियर कर देता है। उसप! ये सभी लोग उसप का नाम लेते हैं पर उसप यहाँ से ऑलरेडी गायब हो चुका है। इसके बाद सांजी इस पर हमला करता है पर कुमा सांजी को भी गायब कर देता है, रियलिटी से ही डिलीट कर देता है एक तरह से। और यहाँ पर किजारू और रेले के बीच में फाइटें चल रही है। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। टॉकिंग रेले, तुम इतने बूढ़े होने के बाद भी एक एडमिरल के साथ लड़ रहे हो। तभी कुमा इनके बीच आ जाता है एक ही सेकंड में और आके रेली के कान में कुछ बताता है और फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर लूफी सेकंड गियर में आ जाता है कुमा को रोकने के लिए, ताकि कुमा को रोक सके और फ्रैंकी और रॉबिन यहाँ से भाग सके। नामी और फ्रैंकी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं पर तभी कुमा ठीक इनके सामने आ जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है पर फ्रैंकी इसके हमले को डॉज कर लेता है। लूफी इस पर गैटलिंग का यूज करके हमला करता है पर कुमा बहुत आसानी से इसके वार को डिफ्लेक्ट कर देता है। लूफी इस पर हमला करता है लेकिन इसके वार को डिफेंड भी करता है और तभी कुमा फ्रैंकी और नामी को भी एक एक करके डिसअपियर कर देता है। ये देखने के बाद लूफी पूरी तरह से टूट जाता है, बहुत गुस्से में आता है, लेकिन लूफी अब कुछ नहीं कर सकता। सेकंड गियर का समय भी खत्म हो जाता है और अब लूफी ऐसे ही इस पर मारने के लिए आगे बढ़ता है पर कुमा यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर रॉबिन के पीछे चॉपर आ जाता है। चॉपर की मॉन्स्टर्स फॉर्म आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चॉपर कुमा के ऊपर हमला करता है पर कुमा चॉपर को भी इरेज कर देता है। ये सब कुछ लूफी अपनी आंखों से देखता है और अब कुमा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की आखिरी मेंबर रॉबिन के पास जा रहा है, उसे भी डिसअपियर करने के लिए। बंद करो इसे, बंद करो। लूफी भागकर कुमा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर उसके बाद भी लूफी कुछ नहीं कर पाता और कुमा रॉबिन को भी लूफी की आंखों के सामने ही गायब कर देता है। ये देखने के बाद लूफी हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अपने सर को पीटने लगता है। ये क्या हुआ? मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? लूफी रोने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। मैं इतना वीक क्यों हूँ? मैं अपने एक भी दोस्त को बचा नहीं सका। ये कैसा कैप्टन हूँ मैं? अब इसके बाद कुमा लूफी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लूफी बहुत गुस्से में होता है। अलविदा, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, फेयरवेल। लूफी इस पर हमला करने ही वाला था लेकिन कुमा लूफी को भी गायब कर देता है और ग्रैंडलैंड के पास ग्रूव नंबर 12 में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपनी आज तक की सबसे बड़ी डिफीट का सामना करते हैं। और अभी सभी लोग कहाँ हैं इसके बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा और इस सीरीज का 37वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज अब ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और अगर आपको इसका अगला पार्ट अगले 1-2 दिन में चाहिए तो इस वीडियो पर 7 की कमेंट्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।